हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अपन 10th की साइंस की क्लास में चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने अम्ल क्षार लवण की परिभाषा और अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी दी गई संकल्पना को पढ़ा। आज हम अम्ल क्षार लवण के सामान्य गुण पढ़ेंगे। बच्चों, हमने इससे पहले इस चैप्टर में ये जाना था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे व लवण स्वादहीन होते हैं। अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल को नीला, और जो लवण होते हैं उनकी लिटमस पत्र पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया था। आज हम और अन्य गुण पढ़ेंगे। बच्चों, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु के साथ कराई जाती है तो लवण बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु के साथ कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसे हम इससे समझते हैं। देखो, इसे प्रयोग द्वारा भी समझेंगे आज हम और एग्जाम्पल से भी। जब किसी भी अम्ल की क्रिया किससे कराई जाती है? धातु के साथ। किसी भी धातु के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जैसे कि देखो, इसे एक रिएक्शन से समझते हैं। हमने जो लवण है वो लिया H2SO4। कौन सा अम्ल है वो लिया हमने H2SO4। H2SO4 कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसकी क्रिया हमने कराई धातु में हमने ली जिंक धातु। जब हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं, ठीक है, अब इनकी क्रिया कराई तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकल गई, बचा क्या? ZnSO4। ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है, और बचा क्या? ZnSO4, Zn जिंक, SO4 सल्फेट। जिंक सल्फेट बचा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। और जिंक सल्फेट क्या है? लवण है और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, यानी अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराने पे लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब हमने H2SO4 की क्रिया Zn से करवाई तो ZnSO4 जो कि लवण है वो बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों देखो, हमने एक स्टैंड लिया। ये क्या है? स्टैंड। ठीक है, इस स्टैंड पर हमने एक जो टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, उसे लगाया। ये क्या है? परख नली। इस टेस्ट ट्यूब में हमने विलयन लिया, यानी विलयन के रूप में हमने क्या लिया? अम्ल H2SO4। इस परख नली में हमने क्या लिया? अम्ल H2SO4। अब इस अम्ल के साथ साथ हमने इसमें जिंक धातु डाली। कौन सी धातु डाली? जिंक धातु डाली। जब हमने H2SO4 यानी अम्ल में जिंक धातु डाली ना, तो जिंक धातु ने अम्ल से क्रिया करके क्या बनाई? हाइड्रोजन गैस बनाई। कौन सी गैस बनाई? हाइड्रोजन गैस बनाई। ये हाइड्रोजन गैस हमने बाद में क्या कर दिया? इस परख नली को पूरा ढक रखा है। ये हाइड्रोजन गैस इस परख नली के द्वारा कहाँ गई? इस पात्र में, ये बर्तन में गई। इस बर्तन में हमने किसका घोल रख रखा है? साबुन का घोल। साबुन का घोल क्या होता है बेटा? क्षार होता है। साबुन का घोल हमने पहले पढ़ा था, साबुन क्षार में आते हैं, तो साबुन का घोल क्या हुआ? क्षार। जब इस क्षार में से होते हुए ये गैस इस क्षार में प्रवाहित हुई और होने के बाद क्या हुई? बाहर निकलती है। ठीक है, फिर ये बाहर निकलती है और बाहर हमें देखना है हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। इसे ये पता करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, हमने क्या करी? मोमबत्ती जलाई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस, हम गैस को आंखों से तो देख नहीं सकते, गैस तो रंगहीन होती है। तो इसलिए हमने क्या किया? हमने इसके पास, पात्र के पास क्या रखी? मोमबत्ती। जब हाइड्रोजन गैस निकली और इसका संपर्क मोमबत्ती से हुआ, मोमबत्ती की ज्वाला से हुआ, तो इसमें फटफट की आवाज आने लगी। कैसी आवाज आने लगी? फटफट की। इसमें फटफट की आवाज निकलने लगी। जिससे क्या पता चला? जिससे ये पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है बाहर। दोबारा देखना बच्चों, हमने एक स्टैंड पर टेस्ट ट्यूब को यानी परख नली को लगाया। परख नली में हमने H2SO4 का अम्ल लिया और उसमें डाली Zn यानी जिंक धातु डाली।
जब अम्ल ने जिंक धातु के साथ क्रिया करी तो हाइड्रोजन गैस बनी। वो हाइड्रोजन गैस को हमने परख नली के द्वारा यानी नली के द्वारा सीधे कहां भेजा? पात्र में, बर्तन में। किस पात्र में? साबुन के घोल में। साबुन के घोल से होती हुई गैस उस पात्र से जब बाहर निकली तो हमने पात्र के भाग यानी क्या लगा दी? मोमबत्ती लगा दी। जब मोमबत्ती का संपर्क हाइड्रोजन गैस से हुआ तो किसकी आवाज आने लगी? फटफट की आवाज आने लगी, जिससे क्या पता चला हमें? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इस प्रयोग से ये पता चलता है कि जब अम्ल और धातु की क्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। लवण का निर्माण हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया? जिसे हम इस प्रयोग से समझ सकते हैं। कई बार ये प्रयोग पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये चित्र के द्वारा कि इस तरह से हमने अम्ल और धातु की क्रिया कराई और इस तरह से हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। और किसकी ध्वनि आई? फटफट की ध्वनि आई। ठीक है, एक बार आप लोग देख लो। अब नेक्स्ट हमने ये तो देख लिया कि हमने अम्ल की धातु के साथ क्रिया करवाई तो क्या बना? लवण और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही बच्चों जब क्षार की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्षार में भी ऐसा ही होता है, जब क्षार की धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो लवण हाइड्रोजन गैस बनते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते, उदाहरण से। हमने क्षार ले ली, मान लो NaOH। Na यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने अणु ले लिए हमने? 2। जब इसकी क्रिया धातु से कराई, धातु को ले लेते हैं हम जिंक। जिंक धातु से कराई तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। हाइड्रोजन यानी H के कितने हैं? 2 हैं, अणु निकल गए बाहर। अब बचा क्या? Na2O2। तो Na2, फिर इसकी क्रिया Zn से थी तो Zn, और O भी कितने हैं? 2। तो Na2ZnO2, सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन। इस पूरे को क्या बोलते हैं? जिंकेट। क्या बोलते हैं बच्चों? जिंकेट। दोबारा सुनना, जब हम क्षार की क्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है अम्ल की तरह ही। जैसे कि हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके 2 अणु लिए, जिंक के साथ क्रिया कराई तो क्या बना? जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ये 2 है ना, ये जो अंक है ये सबके ही अणु को दर्शाते हैं, यानी Na भी 2 है, O भी 2 है और H भी 2 है। आगे लगने वाली संख्या सबको ही दर्शाती है। ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया था तुम्हें। ठीक है, अब जिंकेट का निर्माण हुआ। लेकिन बच्चों अम्ल होते हैं वो सारे अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो सारे क्षार होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालते। ये ध्यान रखना। अम्ल तो हमेशा, हर अम्ल है ना जो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन सारी क्षार ऐसा नहीं करती हैं। कुछ क्षार ही क्या होती हैं? धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये तो हमने तीसरा गुण पढ़ लिया इसका कि भाई धातु के साथ अम्ल क्षार की क्रिया क्या होती है, कैसे लवण का निर्माण होता है। ठीक है, चौथा देखो, चौथा गुण देखो इनका। बच्चों जब किसी भी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, धातु ऑक्साइड, तब किसका निर्माण होता है? लवण और जल का। ध्यान रखना, जब अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये हमारा तीसरा गुण है, चौथा गुण है सॉरी। अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। कैसे देखो, अब मान लो हम अम्ल ले रहे हैं, हमने लिया
HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, HCl, कितने अणु लिए? 2। इसकी क्रिया करेंगे हमने धातु ऑक्साइड से। धातु ऑक्साइड, हमने धातु ले ली कॉपर, Cu, कॉपर धातु है, और ऑक्साइड है ऑक्सीजन का 1, ठीक है, तो ये क्या हो गई? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर धातु है, ये ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या है? HCl। जब हमने HCl की क्रिया कॉपर ऑक्साइड से कराई तो हमें क्या पता है? लवण और जल बनेगा। हमें पता है लवण और जल बनेगा। तो बच्चों जल बनाओ इसमें से। आप जानते हो H भी कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। क्लोरीन भी कितने हैं? 2। कॉपर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। हमें पता है जल बनेगा, यानी H2 और O, ठीक है, जल बन गया। बचा क्या? Cu जो अकेला है, Cl2, कॉपर क्लोराइड। समझ में आया? जब हमने HCl की क्रिया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से करवाई तो कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 प्लस जल बनता है, जिससे क्या पता चलता है? अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं। अब क्षार के देखते हैं कि क्षार कैसे क्रिया दर्शाता है। बच्चों जो क्षार है वो धातु ऑक्साइड के साथ कभी भी क्रिया करके लवण और जल नहीं बनाता। क्षार हमेशा धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, जो धातु ऑक्साइड ना हो उनके साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो क्षार किसके साथ क्रिया करता है? क्षार की क्रिया कराएंगे हम अधातु ऑक्साइड से। अम्ल की तो हमने धातु ऑक्साइड से करवाई थी और इसकी करवाएंगे अधातु ऑक्साइड से। क्या बनेगा? लवण प्लस H2 जल, ठीक है। क्षार की क्रिया है धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण और जल बनते हैं। इसे भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्षार में हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए CaOH2, ठीक है। इसकी क्रिया कराई अधातु ऑक्साइड यानी हम ले लेते हैं CO2। इसमें CO तो क्या है? देखो ध्यान देना, CO तो क्या है? ये धातु है और O क्या है? इसमें ऑक्साइड, तो दोनों क्या हो गए? CO2, ठीक है। इन दोनों की क्रिया कराई तो क्या बनेगा? लवण और जल का निर्माण होता है। अब देखो Ca कितना है? ये 1 है, ठीक है। OH2 यानी इन दोनों के कितने हैं? ये 2 हैं। C अकेला है, O 2 है ना। अब हमें पता है जल बनेगा। जल में क्या चाहिए? इसमें O भी 2 है, H भी 2 है, तो हमने H2 ले लिया, जल का निर्माण कर लिया, और O ये 2 ले लिए। O तो हमें अकेला ही चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास और क्या बचता है? Ca कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हमने हाइड्रोजन के तो 2 बॉन्ड लिए हैं, आगे का थोड़ी लिया है। अब देखो इससे हमारा क्या बना? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे? देखो कैल्शियम का ये अणु ऐसे कैसे आ गया? अब O 2 थे, 2 ये 4 है वो, हमारा 1 आ गया, बचा क्या? 3, और C अकेला था। तो जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है? अधातु ऑक्साइड है, इसके साथ करवाई तो हमारा क्या बना? लवण, जो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लवण। Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लवण, और प्लस में जल बना। यानी जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जो अधातु ऑक्साइड है उसके साथ करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट जो लवण है वो बना और जल का निर्माण हुआ। ये तो हमने अम्ल क्षार का चौथा सामान्य गुण देखा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं।
बच्चों अम्ल और क्षार दोनों ही, अम्ल और क्षार दोनों के जो विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। विद्युत आराम से इसमें प्रवाहित हो जाती है तो ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। 5वां गुण ये, ठीक है। दोबारा सुनना, छठा गुण पढ़ाने से पहले एक बार रिवीजन करा देती हूँ। हमने इनको स्वाद के आधार पर देखा, लिटमस पत्र के आधार पर देखा। हमने तीसरे गुण में देखा था जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसी ही क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन सारी क्षारें धातु के साथ क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। जब हमने अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराई तो लवण और जल बना। जब हमने क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से करवाई तो क्या बना? लवण और जल। और जब हमने ये देखा कि अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट गुण बच्चों, अम्ल क्षार का अगला गुण है कि जब हम प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। हमने ये पहले भी देख लिया था। लवण का निर्माण कैसे होता है? अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं, देखा था ना हमने। तो हमने मान लो अम्ल ले लिया हमने HCl, ठीक है। प्रबल अम्ल है, क्षार ले लिया NaOH, ये प्रबल क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इनकी क्रिया करी तो हमें पता है जल बनेगा। तो जल के लिए हमें H2O चाहिए, तो H2O अलग हुआ और बचा क्या? NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, नमक, जो क्या है? लवण है। तो अम्ल क्षार की क्रिया से लवण जल का निर्माण होता है। बच्चों हमने अम्ल क्षार के सामान्य गुण पढ़े, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल क्षार व लवण के उपयोग। अब हमने मान लो अम्ल क्षार लवण इनके बारे में इतना पढ़ लिया, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इनकी परिभाषा दी गई, लेकिन ये हमारे क्या काम आए, इनको हम कैसे यूज लेते हैं, इनका कहाँ यूज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा अगला टॉपिक है अम्ल क्षार व लवण के उपयोग। अम्ल क्षार व लवण के उपयोग, ठीक है बच्चों। हम इनका डेली यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है वो पढ़ेंगे, लेकिन इन सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं अम्ल, एसिड। पहला हमारा क्या है? अम्ल के उपयोग। पहला हम अम्ल के उपयोग देखते हैं। बच्चों पहले तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि अम्ल को डिफाइन किस प्रकार से किया गया है, किस तरह से बांटा गया है। तो देखो अम्ल दो तरह के होते हैं। अम्ल कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक तो होते हैं खनिज अम्ल और दूसरे होते हैं कार्बनिक अम्ल। एक तो होते हैं खनिज अम्ल, दूसरे होते हैं कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल में HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये अम्ल आते हैं। इन अम्लों को हम, ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं उनको पढ़ते हैं। और कार्बनिक अम्ल में हम एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इन सब अम्लों को पढ़ते हैं, ठीक है। खनिज अम्ल में कौन से आते हैं? HCl, H2SO4, HNO3, ऐसे अम्ल आते हैं, ठीक है। और कार्बनिक अम्ल में एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये सारे आते हैं, ठीक है। अब हम इनको एक एक अम्ल को पढ़ते हैं। तुम्हारे जो सिलेबस में, बुक में कुछ अम्ल हैं जिनके उपयोग दे रखे हैं, उनको पढ़ेंगे हम। पहला हमारा अम्ल है HCl। HCl जिसको हम हाइड्रो
क्लोराइड, HCl अम्ल आप जानते हो, ठीक है। अब HCl का उपयोग पढ़ते हैं। HCl हमारा काम कहाँ आता है? सबसे पहले HCl वैसे बहुत सारे काम आता है, लेकिन इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण भी पढ़ रहे हैं। बच्चों, HCl का उपयोग हम बॉयलर, सिंक, सैनिटरी आदि की सफाई में करते हैं। ये बॉयलर, सिंक की जो सिंक तो तुम जानते हो, इनका जो पाइप होता है जहां पर हम आसानी से हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, ऐसे पाइप वगैरह या फिर ऐसे मशीनों के पार्ट्स जहां पर हम हमारा आसानी से हाथ नहीं पहुंच सकता या फिर हम आसानी से सफाई नहीं कर सकते, वहां पे सफाई करने के लिए हम HCl का उपयोग करते हैं, ठीक है। HCl का उपयोग बॉयलर, सिंक, सैनिटरी आदि की सफाई में किया जाता है। दूसरा, HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो धातु होती है, सोने, चांदी, इनकी जो धातु होती है उनको साफ करने में किया जाता है बच्चों। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम क्या करते हैं? सोने चांदी की जो धातुएं होती हैं उनको साफ करने में। आपने देखा होगा सुनार एक पदार्थ होता है, द्रव, उससे लिक्विड होता है, उसे साफ करता रहता है चांदी सोने की सामानों को जिन पर मैल या फिर कालापन आ जाता है उनको, तो वो होता है HNO3, ठीक है। बच्चों आपको एक बात और बता दूं मैं, यदि हम HNO3 और HCl, ध्यान देना, HNO3 की तो हमने मात्रा ली 1 और HCl की ली 3। HNO3 के लिए हमने एक, मतलब HNO3 का हमने एक भाग लिया हमने HNO3 का, और वो 3 भाग लिए हमने HCl के, और इन दोनों की क्रिया कराई तो हमें एक पदार्थ प्राप्त होता है। जब हम HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl की क्रिया कराते हैं तो HNO3 का कितना भाग होना चाहिए? 1, और HCl का 3 भाग लेकर जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें एक पदार्थ प्राप्त होता है। वो नया जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ध्यान रखना, जब हम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोक्लोराइड से कराते हैं, HNO3 की क्रिया HCl से करवाते हैं, लेकिन जो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल है, इसका कितना भाग लिया हमने? 1, और HCl का कितना लिया? 3, 4 भाग हो गए। इनकी क्रिया आपस में करवाई जाती है, तब हमें क्या प्राप्त होता है? एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? एक्वा रेजिन, या फिर अम्लराज, या फिर रॉयल जेल, इसका नाम है। इसको एक्वा रेजिन, अम्लराज या रॉयल जेल के नाम से भी कहा जाता है। कई बार पूछ सकता है कि एक्वा रेजिन क्या है, अम्लराज क्या है, या रॉयल जेल क्या है। अम्लराज किसे कहते हैं? तो आप ये कह सकते हो, जब एक भाग नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग HCl का मिलाया जाता है तो उनसे बनने वाला पदार्थ एक्वा रेजिन, अम्लराज या रॉयल जेल कहलाता है। बच्चों ये काम क्या होता है? ये पदार्थ जो एक्वा रेजिन या फिर अम्लराज है वो धातु को गला सकता है। सोने जैसी कठोर धातु को भी बहुत आसानी से गला सकता है, इतनी क्षमता होती है इस पदार्थ में, इसलिए इसे अम्लराज बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो तुमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं और अम्ल देखते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? बैटरियां, अच्छा बैटरियां होती है ना, बैटरी, सेल और जो मशीनें होती हैं, जो H2SO4 है उसका उपयोग बैटरी, सेल, मशीन आदि में काम में लिया जाता है, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि जिस देश में H2SO4 की ज्यादा खपत होती है, यानी सबसे ज्यादा H2SO4 काम आता है, वो देश बहुत ही विकसित होता है, विकासशील होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों H2SO4 काम ही कहाँ आता है? बैटरियों में, सेलों में, मशीनों में, इनमें। तो मतलब जहां ज्यादा उपयोग हो रहा है वहां पे मशीनें, ये सेल, बैटरियां वो ज्यादा बन रही हैं, वो ज्यादा बन रही है तो वो देश विकासशील है। तो ऐसी जगह पर जहां पर H2SO4 का ज्यादा उपयोग होता है वो देश विकासशील माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग होता ही ऐसी जगह पर है, मशीनों में, बैटरी, सेल, इन चीजों में होता है, ठीक है, जो किसी भी देश के लिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उपयोगी है। इसलिए H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। H2SO4 को क्या कहता है? कहा जाता है अम्लों का राजा। जबकि अम्लराज किसे कहा जाता है? HNO3 प्लस HCl की क्रिया से बना हुआ पदार्थ अम्लराज, रॉयल जेल, बैकवर एंजिन कहलाता है। और अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग बैटरी, सेल, मशीन, इन चीजों में होता है, जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जहां पर ज्यादा गाड़ियां, मशीनें वगैरह होगी वो ज्यादा विकासशील देश है, ऐसा माना जाता है। तो अब देखो, और एसिटिक अम्ल, बच्चों एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है अचार में। अचार, सिरके में बताया था ना मैंने, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सिरके का उपयोग कहाँ होता है? अचार में, मुरब्बे, खाद्य पदार्थ, खाने की चीजें होती है ना, उनमें एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। तो बच्चों तुमने देखा ये कुछ अम्ल है जो तुम्हारी किताब में है, वो उनका उपयोग। अब हम क्षार के उपयोग देखते हैं। अब हम अगला क्या देखते हैं? क्षार, उसके उपयोग। अम्ल के तो देख लिए, अब क्षार के देखते हैं। बच्चों हमने पहली क्षार ली NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहाँ होता है? बच्चों इसका उपयोग बहुत जगह होता है, साबुन में, कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग, साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। दूसरा, MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? पेट संबंधित, हमारे शरीर में जब अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम तुम आगे भी पढ़ोगे, इसका उपयोग होता है जब हमारे शरीर में पेट में एसिडिटी, यानी जो जब पेट में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है उस वक्त उसको कम करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं। वो क्षार ही MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। इसका उपयोग पेट संबंधित में समस्याओं में, एसिडिटी की समस्या में, कब्ज में, इनमें किया जाता है। पेट की अम्लता को कम करने में, पेट की अम्लता को कम करने में, कब्ज वगैरह में
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये तो हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी में जो अम्लता हो जाती है ना, तो मिट्टी बंजर होने लगती है, खेती नहीं होती उसमें, उस वक्त है ना CaOH2 का उपयोग किया जाता है मिट्टी की अम्लता को कम करने में। ठीक है, इसके अलावा चूना होता है, उसमें कई चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमने क्षार के उपयोग देखे। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लवण के। लवण के उपयोग, पहला लवण ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग संगमरमर होता है ना, उसकी फर्श को साफ करने में, संगमरमर का पत्थर होता है ना, उसको साफ करने में किया जाता है। सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग में, संगमरमर के पत्थर में, और धातु निष्कासन। बच्चे धातुओं को अलग अलग छांटना, धातुओं की सफाई, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है बच्चों? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी का काम होता है ना, वहां पर इसका उपयोग होता है। समझ में आया बच्चों? आज हमने अम्ल क्षार लवण के सामान्य गुणधर्म व इनका दैनिक जीवन में जो उपयोग है वो पढ़ा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।